नमस्कार सभी को, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, ज़रा चेक कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। जी हाँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला टॉपिक एफओ, पीओ और क्लर्क के लिए। अच्छा, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो क्या क्या लिखा गया स्लाइड पे, बड़े ध्यान से चेक करो कि सर सबसे पहली चीज़ तो ये लिखा गया है ज़ीरो टू हीरो, एग्जैक्टली ज़ीरो टू हीरो लिखा गया है। मतलब बिल्कुल बेसिक से करवाना शुरू करूँगा मैं, बिल्कुल बेसिक से। जिन बच्चों ने अभी अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा। दूसरी चीज़, रेशियो एंड प्रपोर्शन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपका हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 30 सेकंड, मिनिमम सर आप 5, 6, 8, 10 सेकंड में बनाना सीखेंगे। इस तरीके से रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बात अगर सिलेक्शन की करें तो अगर आप जनरल मेथड से, फॉर्मूले से चीज़ों को पढ़ रहे हो तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इतने बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत गजब के ट्रिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। याद रखिए कि हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में। दूसरी बात, टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा सर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज़्यादा होने चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ इंट्रो लेक्चर में ही कि मैथ्स के हर टॉपिक में मिनिमम 40 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। इतना क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। ज़ीरो से शुरू करूंगा, बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। 40 से 50 क्वेश्चन हर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिन्होंने प्रिपरेशन अभी अभी शुरू किया है, तो उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज होता है मेरा वीडियो। कोई भी कंसेप्ट, छोटा सा छोटा डाउट भी बचने नहीं दूंगा मैं। इसलिए मैं लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हर टॉपिक में करवाता हूं। वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आइए मामला शुरू करते हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का आज हमारा पहला दिन है। देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन में बोलूं तो इसका मतलब है कि हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब है कि हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन से 3 टॉपिक पढ़ने हैं सर? एक तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक उसी कंसेप्ट पे प्रॉब्लम ऑन एजेस भी है, और ठीक उसी कंसेप्ट पे पार्टनरशिप भी आता है। इसका मतलब ये है कि सर रेशियो प्रपोर्शन में क्या 3 टॉपिक हैं क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हो। रेशियो एंड प्रपोर्शन में 3 अलग अलग नाम के टॉपिक हैं, लेकिन तीनों में कंसेप्ट बिल्कुल सेम यूज़ होता है। तीनों में कंसेप्ट बिल्कुल सेम यूज़ होता है। आई बात समझ में? आइए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ही सही लेवल पे, बहुत ही स्लोली मैं आपको समझाऊंगा, ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो पाए आपका। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करने वाला हूं मैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा क्लास में ही मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि अगर एग्ज़ाम में आपको पढ़ने का टाइम ना भी मिले, जैसा कि आपके पास टाइम नहीं होता है, तो क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे बच्चों कि एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन वहीं से फंसने वाला है। इस बात की गारंटी है। एक कंप्लीट पैकेज मैं अपनी तरफ से बच्चों को इसलिए देता हूं ताकि अगर एक बार मुझसे बच्चा पढ़ ले तो फिर किसी और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आई बात समझ में? तो इतनी प्रैक्टिस क्लास में करने वाले हैं, इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कोई डाउट बचेगा ही नहीं। आओ कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, मतलब क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन का? रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो और प्रपोर्शन
रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? सर रेशियो का नंबर होता है, रेशियो का मतलब होता है जब दो अलग अलग डिजिट आपस में कंपेयर किए जाते हैं तो ए ऐसा डबल डॉट बी लिखा जाता है, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं ए इज टू बी, ए इज टू बी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ, ए का रिलेशन बी के साथ, ए का रेशियो बी के साथ, ए डबल डॉट बी को पढ़ते हैं हम ए टू बी, ए इज टू बी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे a डिवाइड बाई बी भी पढ़ा जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है, तो a डबल डॉट बी लिखा जाए या फिर a बाई बी लिखा जाए, इसका मतलब ये है कि ये a और b का क्या है, रेशियो ही है। क्या है भाई? ये रेशियो ही है, ठीक। बात करते हैं प्रपोर्शन की। सर रेशियो में दो नंबर कंपेयर किए जाते हैं, प्रपोर्शन में दो रेशियो कंपेयर किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक रेशियो A:B है और दूसरा रेशियो हमारे पास C:D है। जब इसको कंपेयर करने की बात आती है, मतलब दो रेशियो या फिर दो फ्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जब P/Q के फॉर्म में आता है ना, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब फ्रैक्शन ही कंपेयर करने की बात आती है तो हम प्रपोर्शन का यूज़ करते हैं और सबसे पहला नोटेशन आ जाएगा A:B, 4 डॉट हो जाता है, इसको प्रपोर्शन बोलते हैं C:D। क्या पढ़ते हैं दोस्त? क्या पढ़ते हैं भाई? A:B प्रपोर्शन C:D, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, A डिवाइड बाई B रेशियो C डिवाइड बाई D, A बाई B रेशियो C बाई D। या फिर आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो कि A डिवाइड बाई B इक्वल टू C डिवाइड बाई D, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, D A की तरफ आ जाएगा तो AD इक्वल टू B उधर चला जाएगा C की तरफ, तो क्या बन जाएगा? BC। क्या जाएगा? AD इक्वल टू BC। तो प्रपोर्शन 4 टाइप से लिखा जा सकता है। एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई है कि A:B प्रपोर्शन C:D, या फिर A बाई B रेशियो C बाई D, या फिर A बाई B इक्वल टू C बाई D, या फिर AD इक्वल टू BC। ये तो जनरल मतलब होता है, मीनिंग होता है रेशियो का और प्रपोर्शन का। एग्ज़ाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो पता होना चाहिए, और उसका नोटेशन क्या है, सिंबल क्या है, किस तरीके से लिखते हैं वो पता होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? रेशियो एंड प्रपोर्शन का पूरा मामला क्लियर है। रेशियो किसको बोलते हैं और प्रपोर्शन किसको बोलते हैं, सब कुछ क्लियर है। आइए, ये पूरा टॉपिक, जिस 3 टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस और पार्टनरशिप, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं, सिर्फ 3 चीज़ें करनी होती हैं। कौन कौन सी? बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ हमको ये समझना है कि रेशियो आता कैसे है, रेशियो आता कैसे। जैसे मैंने बोल दिया कि A और B 2 पर्सन है, A कमाता है 200 रुपये और B कमाता है 300 रुपये, तो बताओ इसका रेशियो क्या है? तो लोग तुरंत बता देते हैं कि ओहो सर ये 200-300 है, 0 कैंसिल कर दो, और इसका रेशियो सर 2:3 होता है। सर मैंने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं उनसे पूछ दूं कि बताइए ये रेशियो 2:3 बना कैसे है, आया कैसे है, बना कैसे है, आया कैसे है, तो लोग बोलते हैं सर 0 कैंसिल कर दिया। क्यों भाई? लोग बोलते हैं सर 100 से डिवाइड किया। क्यों भाई? डिवाइड तो 50 से भी होता है, 2 से भी होता है, 10 से भी होता है। तो उसका जो सबसे सही और एक्यूरेट आंसर है, सबसे सही और एक्यूरेट आंसर है वो ये है कि किसी भी 2 नंबर को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लो। क्या कर लो?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उन दोनों में सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या है। जैसे 200 और 300 में 2 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, 25 भी कॉमन है, 50 भी कॉमन है, 100 भी कॉमन है, लेकिन मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ कॉमन क्या है? तो सर सबसे बड़ी चीज़ कॉमन इसमें 100 है। क्या कॉमन है भाई? 100। और जब मैं 2 नंबर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेता हूँ तो जो नंबर बचता है वो उन दोनों का रेशियो कहलाता है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि बताओ रेशियो कैसे आता है, तो ये जवाब मत देना कि डिवाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं, 0 डिवाइड करते हैं। साफ साफ बोलना कि जब आप HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेते हो तो जो नंबर बचता है वही रेशियो कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस रेशियो का बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे नंबर से रेशियो तक पहुंच गए वैसे ही रेशियो से नंबर तक भी पहुंचने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? बेस की। आई बात समझ में? इसका मतलब आप जब भी कभी कोई रेशियो देखो तो दिमाग में ये तो होना चाहिए कि ये रेशियो किसी बड़े नंबर का छोटा पार्ट है। और आया कैसे है? जब उस बड़े नंबर से HCF बाहर निकाला है। ओरिजिनल नंबर तक कैसे पहुंचोगे? जब आपको रेशियो का बेस पता चले। इस बेस का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 300। मतलब अगर रेशियो का बेस पता चल जाए तो आप ओरिजिनल नंबर तक पहुंच सकते हो। यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? क्या समझा हमने कि रेशियो आता कैसे है और रेशियो का एक बेस होता है, उस बेस की हेल्प से ही हम ओरिजिनल नंबर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको बेस नहीं पता है तो आप ओरिजिनल नंबर तक पहुंच नहीं सकते। ये पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ बेस का खेल है। रेशियो में बेस आपको पता चल गया तो ओरिजिनल नंबर निकाल लोगे। पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ हम बेस कैलकुलेट करने में स्पेंड करेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक में पूरा खेल ही बेस का है मेरे दोस्त। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा खेल ही बेस का है। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ क्या आपको पता होनी चाहिए? सबसे बेसिक कंसेप्ट याद रखो। सबसे बेसिक चीज़ मैं करवा रहा हूँ उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, जिनको मैथ्स में बहुत डर लगता है। मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आज के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी मैं क्लियर करूँगा, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैंने कह दिया कि A और B 2 पर्सन है, ठीक है, और दोनों के इनकम का रेशियो है 2:3। मैंने क्या बोला? दोनों के इनकम का रेशियो 2:3 है। और मैंने ये बोल दिया कि दोनों मिल के कमाते हैं, दोनों मिल के कमाते हैं 350 रुपये। तो बताइए A कितना कमाता है, B कितना कमाता है? बड़ा सिंपल सा काम करना है। देखो A और B का टोटल पता है आपको 350, तो वैसे ही रेशियो का भी टोटल कर लो। रेशियो का टोटल क्या है? 2 + 3 यानी 5। इसका मतलब इस 5 की वैल्यू है 350। इसका मतलब इस 5 की वैल्यू है 350। तो जब 5 की वैल्यू 350 है, देखो कितने टाइम का रिलेशन बना रहा है? 5 से डिवाइड कर लो। सर ये 5 7 जा 35 और 0, ये 70 टाइम है। रिलेशन कितने का है? 70 टाइम का है। कहाँ से 70 आया? सर इस 350 को 5 से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने? 350 को 5 से डिवाइड कर दिया। मतलब 5 को 70 टाइम करने के बाद 350 आता है। मतलब ये जो रिलेशन है वो 70 टाइम का है। अगर वो 70 टाइम है मेरे दोस्त, तो आप इसको भी 70 टाइम बना लो 140, और आप इसको भी 70 टाइम बना लो 210। ए हो जाएगा A और B की वैल्यू। मतलब A की वैल्यू है 140 और B की वैल्यू है 210। कहने का मतलब ये है कि जब A और B का टोटल दिया जाता है तो A और B के रेशियो का टोटल भी करके कंपेयर कर लेना चाहिए। A और B का टोटल दिया गया है तो रेशियो का भी टोटल करो, कंपेयर करो, रिलेशन निकालो, पता चल जाएगा कि A और B का ओरिजिनल अमाउंट कितना होता है। आई बात समझ में? तो जो नंबर के साथ करना है वही रेशियो के साथ भी करना है। नंबर का प्लस कर रहे हो तो रेशियो का भी क्या कर दो मेरे दोस्त? प्लस कर दो।
यहाँ तक क्लियर है? तो ये काम सबसे ज़्यादा हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करने वाले हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करते हैं वो ये है, उसी से रिलेटेड है, समझना बड़े ध्यान से। मैंने कहा कि ए और बी 2 पर्सन है, इनके इनकम का रेशियो है 5:2। तो नंबर देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इनकम किसका ज़्यादा होगा। जिसका रेशियो ज़्यादा होगा उसका इनकम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ए का इनकम ज़्यादा है। आपसे ये कहा गया है कि दोनों के इनकम का डिफरेंस यानी ए माइनस बी, दोनों के इनकम का डिफरेंस 270 रुपये है। दोनों के इनकम का डिफरेंस क्या है? 270 रुपये है। तो बताइए ए का इनकम और बी का इनकम अलग अलग कितना होगा? सिंपल सी चीज़ है। अगर दोनों के इनकम का डिफरेंस दिया गया है तो मुझे रेशियो का भी डिफरेंस ही लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था? जो नंबर के साथ किया गया है वही रेशियो के साथ भी करो। यहाँ नंबर को प्लस किया गया था, हमने रेशियो को भी प्लस कर दिया। यहाँ नंबर के साथ माइनस किया गया है तो रेशियो को भी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कहने का मतलब अगर यहाँ पे इनकम का डिफरेंस है तो मैं रेशियो का भी डिफरेंस ही लिखूंगा। तो 5 और 2 का डिफरेंस क्या है? 3 है। इसका मतलब 3 की वैल्यू 270 है। 3 की वैल्यू क्या है? 270 है। ज़रा चेक करो कितने टाइम है। 3 से उसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा सर 90 टाइम का रिलेशन बन रहा है। कितने टाइम का? 90 टाइम का रिलेशन बन रहा है। तो इसको भी 90 टाइम बनाना पड़ेगा, आ जाएगा 450। और इसको भी आपको 90 टाइम बनाना पड़ेगा, आ जाएगा 180। मतलब ए का भी इनकम पता चल गया और बी का भी इनकम पता चल गया। तो पूरे के पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यही 3 काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यही 3 काम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करना पड़ेगा। एक एक चीज़ मैंने क्लियर करवा दी कि रेशियो कैसे आएगा। दूसरा, रेशियो का बेस होता है। तीसरा, रेशियो का एडिशन कब होता है और रेशियो का सब्सट्रैक्शन कब होता है। अब इन दोनों में समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। जिस बेस की हम बात कर रहे थे, ये जो 70 है अब इस रेशियो का बेस बन गया। ये जो 90 है वो इस रेशियो का बेस बन गया। मैंने बोला था ना आपको कि सिर्फ और सिर्फ बेस कैलकुलेट करने का गेम पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में? देख लीजिए बहुत ध्यान से, यही 3 काम आपको करने हैं। सिर्फ और सिर्फ यही 3 काम आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए। मैथ्स में मास्टर बना दूंगा आपको, मैथ्स में मास्टर बना दूंगा भाई, इस बात की गारंटी है। मैथ्स का क्वेश्चन 30 सेकंड में उड़ा दोगे, 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, इस बात की गारंटी है। पहले बेस तैयार कर लेते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको कभी कभी ये बोल दिया जाएगा कि 2 रेशियो को कंबाइंड कैसे करें। जैसे मैंने बोल दिया A/B इक्वल टू 2:3 और B/C इक्वल टू 3:1, ठीक है। तो बताइए A/B/C कितना होगा? A/B/C कितना होगा? तो सबसे पहली चीज देखो, इसमें भी B है, इसमें भी B है। तो सबसे सिंपल सा स्टेटमेंट, 2 रेशियो कंबाइंड तभी हो सकते हैं जब उन दोनों में एक टर्म कॉमन हो। तो B और B कॉमन है तभी कंबाइंड हो सकता है, नहीं तो कंबाइंड नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, बच्चों अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएँ, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल 0 से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
b की वैल्यू यहाँ भी 3 है, b की वैल्यू यहाँ भी 3 है, मतलब b की वैल्यू दोनों जगह सेम है, मतलब दोनों का बेस भी क्या होगा, सेम होगा। b की वैल्यू वहाँ भी 3 है, b की वैल्यू यहाँ भी 3 है, मतलब दोनों रेशियो का बेस तो सेम है सर। इसका मतलब डायरेक्ट लिख दो, a हो जाएगा 2, b दोनों जगह 3 है और c क्या हो जाएगा 1, यानी a b c का रेशियो क्या 2:3:1 होगा, 2:3:1 होगा। आई बात समझ में? क्या किया हमने, दोनों का बेस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जो b की वैल्यू यहाँ है वही b की वैल्यू यहाँ है, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम है। दूसरी चीज़ क्या हमने सीखी कि सर a b कॉमन यहाँ भी है, b कॉमन यहाँ भी है, जब तक दो चीज़ें कॉमन नहीं मिलेंगी तब तक रेशियो को कंबाइंड किया नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों a:b दिया गया है 2:3 और c:d दिया गया है 4:1, तो बताइए a:b:c:d कितना होगा? तो आप ये बोलोगे कि सर ab और cd में कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो AB का क्या बेस होगा वो पता नहीं, CD का क्या बेस होगा वो पता नहीं, दोनों को तो कंबाइंड कर ही नहीं सकते, दोनों को कंबाइंड कर ही नहीं सकते। या फिर एक रिलेशन, कोई एक ब्रिज तो होना चाहिए ना इनके बीच में, कोई एक ब्रिज तो होना चाहिए ना इनके बीच में। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब रेशियो निकाला नहीं जा सकता। दोनों चीज़ क्लियर हो गई। दो रेशियो को कंबाइन तभी कर सकते हैं जब उन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन ज़रूर होना चाहिए। एकदम सिंपल सा इंफॉर्मेशन और एकदम सिंपल सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। ठीक है, आई बात समझ में? आओ चलते हैं आगे। बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पे गेम होता है क्वेश्चन के साथ। मैंने कह दिया कि a:b इक्वल टू 2:3 और मैंने कह दिया कि b:c इक्वल टू 4:1। तो बताइए a:b:c क्या होगा? a:b:c क्या होगा? अब आप बोलोगे सर b की वैल्यू वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, दोनों में b कॉमन है, इसलिए इसका रेशियो निकाला जा सकता है। तो पहला मेथड नंबर वन डायग्राम मेथड। मेथड नंबर 1 डायग्राम मेथड है। बड़े ध्यान से समझो। b से b को कनेक्ट करो, उसके बाद a से b को कनेक्ट करो, b से c को कनेक्ट करो। क्या हमने उल्टा n बना दिया। क्या किया? उल्टा n बना दिया। क्या किया मैंने? उल्टा n बना दिया। मतलब 2 4 का मल्टीप्लाई करो 8, 4 3 का मल्टीप्लाई करो 12 और 3 1 का मल्टीप्लाई करो 3। यही हो गया हमारा रेशियो। आई बात समझ में? यही हो गया हमारा रेशियो। क्या रेशियो हो गया? 8, 12 और 3। मेथड नंबर 1 डायग्राम मेथड है। डायग्राम मेथड में क्या करोगे? उल्टा n बना दोगे। ठीक है। मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। 3 मेथड बताऊंगा मैं। मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। A, B और C। क्यों ज़रूरत है सर मेथड नंबर 2 की? चीज़ें आसान बनानी है। ये भी आसान है, लेकिन डायग्राम मेथड हर जगह फॉलो हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। A और B क्या लिखा गया है? 2 और 3 लिख लिया सर मैंने। B और C क्या लिखा गया है? 4 और 1 लिख लिया सर मैंने। अब एक प्लेस यहाँ खाली है, एक प्लेस यहाँ खाली है। समझ रहे हो? एक प्लेस इस लाइन में एक प्लेस यहाँ खाली है और इस लाइन में एक प्लेस
यहाँ खाली है। तो सिंपल सी बात है कि भाई कोई जगह अगर खाली रहेगी, कोई भी जगह ज़मीन पे खाली रहेगी, तो वहाँ कब्जा कौन करेगा? जो वहाँ पे रह रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे बाजू में ज़मीन खाली है, तो उस पर कब्जा किसका होगा? मेरा होगा। मतलब पड़ोसी कब्जा करके बैठता है, खाली वाले जगह पे पड़ोसी कब्जा करके बैठता है। तो जो खाली वाला जगह है उसके पड़ोस में कौन है? 3, तो 3 का कब्जा होगा। ये खाली वाला जगह है, उसके पड़ोस में कौन है? 4 कब्जा करके बैठेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा, सॉरी इधर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। इधर 12 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब रेशियो कितना बन जाएगा? 8:12:3। क्या बन जाएगा? 8:12:3। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मेथड नंबर 1 भी करवा दिया, मेथड नंबर 2 भी करवा दिया। अब मेथड नंबर 3 क्यों करवाना है? क्योंकि बेटा मेथड नंबर 3 ही चीज़ों को आसान करवाएगा। स्टार मार्क दीजिए मेथड नंबर 3 पे। जहाँ डायग्राम मेथड भी फेल हो जाता है, ये वाला मेथड भी फेल हो जाता है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव बनता है कभी कभी, लेकिन मेथड नंबर 3 यूनिवर्सल मेथड है। चाहे 2 रेशियो कंबाइन करो, चाहे 3 रेशियो कंबाइन करो, चाहे 4 रेशियो कंबाइन करो, चाहे 5 रेशियो कंबाइन करो, कितने भी रेशियो कंबाइन करते जाओ, मेथड नंबर 3 फेल नहीं होने वाला। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मेथड नंबर 3 में कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो आने वाले क्वेश्चन को बड़ा आसान बना देगा। ठीक है, ABC का रेशियो निकालना है। क्या करेंगे भाई? 2:3। ठीक है, A:B के नीचे क्या लिख दिया? 2:3। और B:C क्या है? 4:1। 4:1। यहाँ तक मामला क्लियर है सबको? हाँ सर ये तो दिया गया है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो। जो वर्डिंग्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्वेश्चन में बार बार मैं यूज़ करूँगा और वो दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, वही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? लॉजिक क्या है? सर B की वैल्यू यहाँ 3 है, B की वैल्यू यहाँ 4 है। एक ही ऑब्जेक्ट की 2 अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती हैं? जैसे मेरी एज आज 28 साल है, क्या मैं मुंबई चला जाऊंगा तो मेरी एज बदल जाएगी क्या? नहीं सर, एज तो सेम होना चाहिए। चाहे आप अमरावती में रहो चाहे मुंबई में रहो, दोनों जगह एज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम कंसेप्ट है बच्चों कि B की वैल्यू चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, B की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए? दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? दोनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम, जब भी मैं सेम बोलूं, जब भी मैं आपको सेम बोलूं, जब भी मैं आपको सेम बोलूं, तो सेम बनाने का मतलब है जितना एलसीएम है उतना बना लो। सेम बनाने का मतलब क्या है मेरे बच्चों? जितना एलसीएम है उतनी उसकी वैल्यू बना लो। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, एलसीएम के बारे में सिंप्लीफिकेशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ज़रा देख लीजिएगा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। तो मुझे इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। बड़े ध्यान से समझना। 3 को 12 बनाने के लिए, 3 को 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 3 को 12 बनाने के लिए सर 4 से मल्टीप्लाई, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। क्या किया मैंने? 3 की वैल्यू को 12 बनाना था, इसे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। क्या है? क्लियर है। लेकिन अगर इस वाले फ्लोर पे इधर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों सेम फ्लोर पे रह रहे हैं। एक की वैल्यू कैसे बदल सकते हो आप? वैल्यू बदलनी पड़ेगी तो दोनों की बदलनी पड़ेगी, नहीं तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, अगर इस वाले फ्लोर पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? एलसीएम निकालो क्या होता है? दोनों की वैल्यू को सेम बनाओ। बी की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। सेम का मतलब 12 होनी चाहिए। 12 क्या है?
एलसीएम है। इसे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ा, क्यों? क्योंकि सेम फ्लोर पे रहते हैं। इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो वहाँ भी 3 से करना पड़ा, क्योंकि दोनों सेम फ्लोर पे रहते हैं। आई बात समझ में? यानी अब A की वैल्यू 8 बन गई, B की वैल्यू 12 बन गई, C की वैल्यू 3 बन गई, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 8, 12 और 3। चेक करो, 3 मेथड मैंने करवाए हैं, तीनों मेथड को बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और करवाऊंगा, पूरा का पूरा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इतने करवाऊंगा, मैंने बोला ना मेरे बच्चों कि मैं क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि 99% मैथ्स आपका तो क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए इस वाले एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। ये दोनों तो बिल्कुल क्लियर है, डायग्राम वाला मेथड और ये वाला मेथड तो बिल्कुल क्लियर है। उसकी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से करवाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाऊंगा भाई मैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दिया गया है A/B इक्वल टू 4:3 और B/C इक्वल टू 9:2। तो ज़रा बताइए A/B/C कितना होगा? उसी एग्जाम्पल से करना है, उसी मेथड से करना है। बड़े ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से समझ लो, पूरा फोकस समझने पे लगाओ। देखो जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, पूरा फोकस समझने पे लगाना, लिखने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो कभी भी लिख सकते हो। एक बार पूरा वीडियो समझने पे लगाओ, दूसरी बार चीज़ों को लिखो तो दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से लिख पाओगे, सिंपल सी चीज़ है। तो ज़्यादा फोकस समझने पे लगाना है, लिखने पे फोकस कम लगाओ। क्या मेथड यूज़ होगा सर? क्या मेथड यूज़ करेंगे सर? मेथड यूज़ करेंगे कि AB की वैल्यू दी गई है, AB की वैल्यू दी गई है 4 और 3 लिख दिया इसके नीचे। उसके बाद BC कितना है? B और C कर लो, ये है हमारा C, BC है 9 और 2। यहाँ तक सब कुछ ठीक है सर। जैसे जैसे वर्डिंग्स मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे वर्डिंग्स को ही प्रैक्टिस करते वक्त दिमाग में बोलना। मैं ये बोल रहा हूँ कि B की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, जबकि B की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। B की दो अलग अलग वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। B की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब समझना बड़े ध्यान से, इधर 9 है, उधर 3 है, दोनों को 9 कैसे बनाया जा सकता है? सर इसको अगर 9 बनाना है ना तो बस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, काम हो गया। दोनों की वैल्यू सेम बन गई। क्या किया हमने? ये 9 था, ऊपर वाले को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों सेम फ्लोर पे रह रहे हैं। अच्छा, इस फ्लोर पे कुछ किया क्या हमने? कुछ नहीं किया, मतलब वो एज इट इज रहेगा। मतलब A बन गया 12, B बन गया 9 और C बन गया कितना? 2। यानी रेशियो हो जाएगा 12:9:2। क्या हो जाएगा? 12:9:2। क्लियर है? मामला क्लियर हो रहा है क्या? रेशियो हो जाएगा 12:9:2। तो ये वाला मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। आई बात समझ में? खुद से 2-3 एग्जाम्पल लिखिए, तीनों मेथड प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, बस बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहो, बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहो। तो हमने सीख लिया, क्या सीखा हमने? कि दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं, दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं। आगे हम सीखते हैं कि सर 3 रेशियो को कंबाइंड कैसे करना है। बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन में है कि A/B इक्वल टू 2:3, B/C इक्वल टू 3:1 और C/D इक्वल टू 1:2। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए A/B/C/D क्या है, A/B/C/D क्या है,
तो आप पहले सोचोगे कि क्या इनमें आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है, क्या इनमें आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ B से B कनेक्ट होगा और यहाँ C से C कनेक्ट होगा, सब कुछ कनेक्ट हो गया। पहले रेशियो से दूसरा कनेक्ट हो गया, दूसरे से तीसरा कनेक्ट हो गया, मतलब इसका रेशियो बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ देखो, B की वैल्यू यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह B की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों रेशियो का बेस भी सेम होगा। और C का जो कनेक्शन है, C को चेक करो, जो वैल्यू C की यहाँ है सेम वैल्यू C की यहाँ है, मतलब इसका भी बेस क्या है? सेम है। मतलब हर जगह जहाँ पे B कॉमन है वहाँ वैल्यू सेम है, जहाँ C कॉमन है वहाँ भी वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट लिख दो 2, B कितना है, वहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब 3, C कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 1, और D की वैल्यू 2। तो रेशियो बन गया 2:3:1:2। तो अगर वैल्यू दोनों जगह सेम होती है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हमें डील किसके साथ करना है? हमें डील उसके साथ करना है कि अगर रेशियो अलग अलग हो जाता है तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। समझो तब क्या करेंगे भाई, बड़े ध्यान से समझो क्या करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि सर A:B इक्वल टू 2:3, B:C इक्वल टू 4:3 और C:D इक्वल टू 2:1। तो बताइए A:B:C:D कितना होगा? A:B:C:D कितना होगा? पहले आते हैं मेथड नंबर 1 पे। मेथड नंबर 1 डायग्राम मेथड है। मेथड नंबर 1 डायग्राम मेथड है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझो, फोकस करो। मैं ये कह रहा हूँ कि कितने भी रेशियो कंबाइन करने हो, कितने भी रेशियो कंबाइन करने हो, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू चाहिए, क्या बोला मैंने? कितने भी रेशियो कंबाइन करने हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी रेशियो कंबाइन करने हो, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू चाहिए तो लाइन बिल्कुल सीधी रखो। क्या बोला मैंने? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू चाहिए तो लाइन बिल्कुल सीधी रखो। ये लाइन एकदम सीधी, ये लाइन एकदम सीधी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गया मैं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे गया मैं कि कितने भी रेशियो कंबाइन करने हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए तो लाइन बिल्कुल सीधी रखो। मतलब अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो लाइन सीधी रखो, आपस में तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 × 4 × 2 मतलब 16 हो जाएगा। और लास्ट टर्म चाहिए तो भी लाइन बिल्कुल सीधी रखो, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ जाएगा? 9। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे गया हूँ मैं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे गया हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट होते जाता है ना, ये कंसेप्ट अगर याद रहा तो 2 सेकंड में हो जाएगा। क्या बोला मैंने? कि अगर फर्स्ट टर्म या फिर लास्ट टर्म चाहिए तो लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके पहले वाले में भी लाइन बिल्कुल सीधी किया था हमने, चेक कर लेना आप, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है बी की। किसकी बात आती है भाई? बी की। डायग्राम देखो, मैं साइड में ड्रॉ कर लेता हूं, 2 सीधी लाइन। बी कैसे निकालोगे? एरो का डायरेक्शन चेक करो, एरो का डायरेक्शन चेक करो। बी से बी कॉमन है, ठीक है सर कॉमन है। उसके बाद बी से सी तक ये डायग्राम, बी से बी का, फिर बी से सी का। कैसे कैसे डायग्राम आया है? ऐसे और ऐसे, ठीक है, सीधे और क्रॉस में बी से बी का और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब सर 3 का 4 से करना है और 4 का 2 से करना है। एरो का डायरेक्शन चेक कर लो, यानी बी की वैल्यू चाहिए तो 3, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लो जरा। 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। आ गया सर बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ मैं,
कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मेरे दोस्त। आइए, C की वैल्यू अगर निकालनी है तो जरा ध्यान से चेक करो, एरो का डायरेक्शन देखो, C कॉमन है, C कॉमन है, ठीक है। तो C से C का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद C से B का मल्टीप्लिकेशन, एरो का डायरेक्शन देख लो, C का C से मल्टीप्लिकेशन, फिर C का B से मल्टीप्लिकेशन। मतलब कैसे निकला है लाइन, देखो ऐसे क्रॉस में गया है, फिर सीधे हो गया है, मतलब बीच में एक पैरेललोग्राम बन जा रहा है। बीच में क्या बन जा रहा है, पैरेललोग्राम बन जा रहा है। इसमें चेक करो C की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन और 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6 और 6 3 जा कितना 18। तो भाई रेशियो बन गया 16 24 18 और 9, 16 24 18 और 9। डायग्राम मेथड हो गया, ये डायग्राम मेथड हो गया। आई बात समझ में। डायग्राम मेथड ऐसे ही होता है, एक एक डायग्राम बहुत क्लियर करके मैंने बताया है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के लिए लाइन सीधी रखो। बी के लिए क्या किया मैंने, बी का मल्टीप्लिकेशन उसके नीचे वाले से कर दो। सी के लिए क्या किया, सी का मल्टीप्लिकेशन उसके ऊपर वाले से कर दो। एक एक डायग्राम बहुत क्लियर करके समझा के एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, ठीक है। तो डायग्राम मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। आओ आते हैं मेथड नंबर 2 पे। किस पे आते हैं भाई, मेथड नंबर 2 पे। सर डायग्राम मेथड तो बड़ा आसान है, फर्स्ट और लास्ट के लिए लाइन सीधी रखो, बीच वाले के लिए ऐसे डायग्राम बनेगा, सी के लिए ऐसे बनेगा। मतलब बी कॉमन है, उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से करो, सी कॉमन है, सी का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो। ये बीच वाला डायग्राम याद रखो, प्रैक्टिस कर लो। ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, फिर ऐसे है। ये सी है और ये क्या है, डी है। ये ए है, ये बी है, ए और डी है, ये है बी और सी। 4 चीज़ें निकालनी है, डायग्राम है, डायग्राम याद रखो बस। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में अगर आपको ए बी सी और डी का रेशियो निकालना है, चलो चीज़ों को ज़रा लिख लेते हैं बड़े ध्यान से, चीज़ों को बड़ा ध्यान से लिख लो। ए बी है सर 2 और 3, ठीक। उसके बाद बी सी है 4 और 3, नीचे लिखना, बी सी है 4 और 3। उसके बाद सी डी है सर 2 और 1, क्या है 2 और 1, ठीक। सर इस वाले फ्लोर पे ये 2 जगह खाली है, इस वाले फ्लोर पे एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, और इस वाले फ्लोर पे 2 जगह यहाँ खाली है, 2 जगह यहाँ खाली है। मैंने आपको समझाया था कि जो जगह खाली होता है उस पे कौन कब्जा कर लेता है भाई, उस पे कब्जा कर लेता है उसका पड़ोसी। कौन कब्जा कर लेता है, उसका पड़ोसी कब्जा कर लेता है। तो ये 2 जगह पे कब्जा किसका हो जाएगा, उसके पड़ोस में कौन रह रहा है, 3 और 3 का कब्जा हो जाएगा। क्लियर है। ये वाली जगह खाली है, उसके पड़ोसी में कौन है, 3 का कब्जा होगा। ये वाली जगह खाली है, उसके पड़ोस में कौन है, 4 का कब्जा हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जगह दोनों खाली है, इसके पड़ोस में कौन है, 2 है, यहाँ किसका कब्जा होगा, 2 का कब्जा हो गया। हो गया मामला खत्म, हो गया मामला क्लियर। सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आ जाएगा 16, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आ जाएगा 24, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आ जाएगा 18, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आ जाएगा 9। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एकदम सिंपल सा मेथड में बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2। क्या हो गया भाई, मेथड नंबर 2। डायग्राम मेथड क्लियर करवा दिया मैंने। ये वाला मेथड नंबर 2 पहले भी डिस्कस किया था हमने, सेम चीज़ें कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेथड नंबर 3 को समझना। मेथड नंबर 3 को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेथड नंबर 3 बहुत बेहतरीन कंसेप्ट को आपके बीच में लेके आता है। क्या करता है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को आपके बीच में लेके आता है। समझना बड़े ध्यान से। पहले
ए, बी, सी और डी लिख लेते हैं। क्या किया हमने? ए, बी, सी और डी लिख दिया। अच्छा, ए बी के नीचे लिख दो 2:3, उसके बाद बी सी है 4:3, उसके बाद सी डी दिया गया है 2:1, 2:1। क्या दिया गया है? 2:1। बड़े ध्यान से समझना, यहां पे सर बी के पास भी 2 वैल्यू है, सी के पास भी 2 वैल्यू है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए? सेम होना चाहिए। सी की दोनों वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बी की दोनों वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बड़े ध्यान से समझो, कहाँ से शुरू करोगे? चाहे इधर से शुरू कर लो, चाहे उधर से शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इधर से शुरू कर लो, चाहे उधर से शुरू कर लो। सबसे पहले बी की दोनों वैल्यू सेम बनाओ। 3 और 4 सेम बनाने का मतलब क्या करेंगे सर? 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। देखो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, या तो एलसीएम जैसा पकड़ो, 3 और 4 का एलसीएम 12, या तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई करो। 3 और 4 को सेम बनाने का मतलब ऊपर 4 मल्टीप्लाई, नीचे 3 मल्टीप्लाई। हो गया सेम, ऊपर वाला भी 12 बन गया, नीचे वाला भी 12 बन गया। ठीक, लेकिन ध्यान किस पे देना है? सर ऊपर वाले 4 पे 4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर 2 में भी 4 मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं। एक में चेंज होने का मतलब दोनों में चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि सर अगर यहाँ पे आपने 3 मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर, क्लियर हो गया, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो मैंने b की वैल्यू को सेम बना लिया है, मैंने b की वैल्यू को सेम बना लिया है। अब आती है c की बारी। c की वैल्यू को सेम बनाना है। देखो यहाँ पे c की वैल्यू 9 है, नीचे वैल्यू क्या है? 2 है। क्या है? 9 है, वो 9 हो गया ना। अब क्या हो गया? 9 हो गया। इधर 9 है, इधर क्या है? 2 है। इधर 9 है, इधर क्या है? 2 है। कैसे सेम बनाओगे? सर ऊपर 9 है, नीचे 2 है, सेम बनाने का मतलब 18 बना लो। और क्या? देखो ऊपर 9 नीचे 2 है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सबसे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे 2 बना दो मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे 9 बना दो। 2 नीचे था, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 ऊपर था, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ध्यान किस पे देना है? जिस फ्लोर पे चेंज कर रहे हो, ध्यान देना, जिस फ्लोर पे चेंज कर रहे हो उस फ्लोर पे चेंज होना चाहिए। जैसे आपने नीचे 9 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? और इसमें आपने 2 मल्टीप्लाई किया ना, इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो इस फ्लोर पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो? अच्छा, इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको अब भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि आपने कनेक्शन बिठा लिया। इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ, उसके ऊपर भी 2 होगा, और इस फ्लोर पे जाएगा तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा। सब मिला जुला के 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए जो जो चेंजेस आप पहले फ्लोर पे कर रहे हो सब में होना चाहिए, जो जो चेंजेस आप तीसरे फ्लोर पे कर रहे हो सब में होना चाहिए। मतलब किसी एक फ्लोर पे मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझना फिर से, 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, नीचे 2 हुआ तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू सेम करनी है ना। अच्छा, ऊपर 2 करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा। ठीक, कोई भी टर्म बदलना नहीं चाहिए। हो गया आपका काम। देखो a की वैल्यू लिखोगे तो 16 आ गया, b की वैल्यू लिखोगे तो 24 आ गया, c की वैल्यू लिखोगे तो 18 आ गया, और इसकी वैल्यू लिखोगे तो 9 आ गया। तो हो गया a, b, c और d। बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए, a, b, c और d। तो तीनों मेथड में ये दोनों तो बड़े सिंपल है, फॉर्मेटेड है, फिक्स फॉर्मेट है, डायग्राम वाला मेथड, ये वाला मेथड। इसकी प्रैक्टिस एक बार और करवाऊंगा मैं आपको, इसकी प्रैक्टिस एक बार और करवाऊंगा। ठीक है, आइए उसे लिख लीजिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। मैंने कहा मेरे बच्चों
कि अगर A/B इक्वल टू 4:3 दिया गया हो, B/C इक्वल टू 9:2 दिया गया हो और C/D इक्वल टू 4:3 दिया गया हो, तो बताइए A/B/C/D क्या होगा। ठीक है, मेथड 3 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेथड 3 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझो कि सर AB के नीचे तो 4:3 लिख दिया हमने, BC के नीचे 9:2 लिख दिया सर, और CD के नीचे 4:3 लिख दिया। ठीक, ये लिख के ख़त्म हो गया। अब B के पास दो अलग अलग वैल्यू है, C के पास भी दो अलग अलग वैल्यू है। मैंने कहा कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। B की वैल्यू यहाँ भी सेम होनी चाहिए दोनों जगह, और C की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो मुझे B की वैल्यू को सेम बनाना है और C की वैल्यू को भी क्या बनाना है, सेम बनाना है। क्या करेंगे सर, आओ कहीं से भी शुरुआत कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अगर आप C पे फोकस कर रहे हो, यहाँ 4 है तो ऊपर भी 4 बनाना पड़ेगा। ऊपर 4 बनाने के लिए सर इंटू 2 करना है। देखो बन गया 4, हाँ सर बन गया। लेकिन अगर इस फ्लोर पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम फ्लोर पे रह रहे हैं। क्लियर हो गया। C को सेम बनाने के लिए इधर 4 था, ऊपर 4 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, बाजू में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब B को सेम बनाना है। देखो B यहाँ कितना है सर, ये तो 18 बन गया। क्या है 18, ऊपर क्या है 3। तो एक बात सोचो, 18 यहाँ है, इस 3 को अगर 18 बनाना है, 3 को अगर 18 बनाना है तो क्या करोगे सर, 3 को 18 बनाने के लिए डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो हो गया 18। लेकिन अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। A की वैल्यू 24 हो गई, B की वैल्यू 18 हो गई, C की वैल्यू 4 हो गई और D की वैल्यू कितनी 3 हो गई। यानी रेशियो हो गया 24, 18, 4 और 3। आई बात समझ में। तो इसलिए हमने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक भी कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है, एक भी बेसिक कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की, कुछ भी छोड़ा नहीं है। आई बात समझ में। चलिए, और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और भी कुछ आपको पता होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं, ज़रा क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए बड़े ध्यान से, ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको मिलते जाए। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। पहला क्वेश्चन कह सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। A/B इक्वल टू 1/3 रेशियो 2/9, B/C इक्वल टू 5/4 रेशियो 3/6 और C/D इक्वल टू 2/5 रेशियो 1/10। तो ज़रा बताइए A/B/C/D कितना होगा। पहले खुद से करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ ही अगर क्लास में सीखना चाहते हो मेरे बच्चों, तो पहले खुद से करने की आदत डालना, वीडियो पॉज करना, खुद से करना, क्योंकि खुद से करने में ना कंसेप्ट डेवलप होता है। गलत होता है कि सही होता है उसके चक्कर में मत पड़ो, आप एटलीस्ट उस लेवल तक सोच तो पा रहे हो। मोटो भी तो वही है, मोटो भी तो वही है कि आप उस लेवल पे सोचो जिस लेवल पे आप अभी तक सोच नहीं पा रहे हो। बैंकिंग को सिर्फ यही चाहिए, बैंकिंग को ये नहीं चाहिए कि आपका क्वेश्चन कितना जल्दी आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन के ज़रिए वो ये आप में देखते हैं कि आप किस लेवल पे सोच पा रहे हो। ठीक है,
तो पहले खुद से ही ट्राई कीजिएगा। आओ समझाता हूं मैं आपको आंसर। देखो कुछ लोगों ने ये कहा होगा कि सर 3 रेशियो कंबाइंड करना है ना, जो तरीका आपने बताया था डायग्राम वाला से करना शुरू किया होगा। तो मेरे बच्चों डायग्राम वाले से करने जाओगे बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मेथड 1 से करने जाओगे बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मेथड 2 भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मेथड 3 भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप अब फ्रैक्शन से डील कर रहे हो, नंबर से डील नहीं कर रहे हो, फ्रैक्शन से डील कर रहे हो। तो पहले फ्रैक्शन को नंबर में बदल दो लो। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रेशियो के रिगार्डिंग मैं आपको दे रहा हूं कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में दिया जाता है तो उसे आसान कर सकते हैं। कैसे? नीचे का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होता है, 3 से इसको कैंसिल करो 3 आ जाएगा, और ये 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 1 जा 3 और इधर बचेगा 2। मतलब हमारा फ्रैक्शन को हमने एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? डिनोमिनेटर को कैंसिल करता है, न्यूमरेटर को कैंसिल करता है और बाकी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बहुत छोटी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इसे 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, रेशियो 2 का 3 से कर दीजिए 6 आ जाएगा, हो गया काम। वैसे इसको बदल लो, 5 से इसको कैंसिल कर लो 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 टू 1। रेशियो की एक और अच्छी सी क्वालिटी मैंने आपको दे दी कि रेशियो कौन से बेस पे चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? अब ये जो प्रॉपर रेशियो बन गया, सिंपल रेशियो बन गया, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसमें मेथड नंबर 1 लगा लीजिए, मेथड नंबर 2 लगा लीजिए, मेथड नंबर 3 लगा लीजिए, हर जगह आपको आंसर मिल जाएगा। आइए समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा मेथड लगाना है। मैं हमेशा मेथड नंबर 3 के चक्कर में पड़ा रहता हूं क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। देखो ए को लिख लो 3 और 2, बी को लिख लो 15 और 6 और सी डी को लिख दो 4:1। आओ समझते हैं कि कहाँ क्या चेंज हो रहा है। मुझे सी की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों जगह क्या बनानी है? सेम बनानी है। कैसे बनाओगे? देखो सर यहाँ 2 है, यहाँ 15 है। एक काम करो, सेम बनाने के लिए ऊपर 15 मल्टीप्लाई और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया मैंने? ऊपर 15 मल्टीप्लाई, नीचे 2 मल्टीप्लाई। तो अगर ऊपर 15 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई होगा और नीचे 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब C की वैल्यू सेम बनानी है। ज़रा सोचो, C की वैल्यू एक जगह 12 है और एक जगह 4 है, तो इस 4 को 12 कैसे बनाओगे? 4 को 12 कैसे बनाओगे? सर 4 को 12 बनाने के लिए बस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे वाले फ्लोर में बस चेंज हुआ है। अच्छा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो बस नीचे वाले फ्लोर में चेंज किया है हमने। आगे समझ लीजिए, हो गया आपका काम। A बन गया 45, B बन गया 30, ठीक है, C बन गया 12 और D कितना बन गया? 3। यानी रेशियो जो मिलेगा वो मिलेगा 45:30:12:3। क्वेश्चन सॉल्व करना तो एक बहाना है, आपको सही कंसेप्ट तक पहुंचाना है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा है कि एक फ्रैक्शन का रेशियो नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कैसे हो सकता है। एक फ्रैक्शन का रेशियो नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कैसे हो सकता है। समझ गए आप मेरी बात? क्लियर है बहुत अच्छे से? क्वेश्चन तो बहाना है, आपको कंसेप्ट तक पहुंचाना है। क्वेश्चन तो सॉल्व करना एक बहाना है, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलता है और बड़ा सोचने को मजबूर करता है। बैंकिंग को आपसे सिर्फ उतना ही चाहिए, इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बड़ा सोचोगे, कुछ अलग सोचोगे। भाई बैंकिंग में वही तो चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए आदमी। जब हम ग्रेजुएशन करके ख़त्म करते हैं तो भाई इतना सा सोच पाते हैं, इतना सा।
बैंकिंग को चाहिए इतना सोचने वाला। वो कैसे डेवलप होता है? मैथ्स और रीजनिंग पढ़ के। मैथ्स और रीजनिंग में हम कुछ सोचते हैं, अलग सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, इसलिए इतू सा धीरे 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 बढ़ते इतना हो जाता है। ठीक, इतना भी नहीं होता बढ़ते बढ़ते। ज़्यादा सोचना पागल बना सकता है, ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं सोचना है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहाना है, कंसेप्ट क्लियर करवाना है। दूसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है 0.25 ऑफ बी इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30% ऑफ सी इक्वल टू 2/5 ऑफ डी इक्वल टू 1/3। हाँ इतना ही है, इतना ही है, बस बस बस। ए ओ ओ ओ ओ करेक्ट कर लो ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी इक्वल टू 2/5 ऑफ सी इक्वल टू 1/10 ऑफ डी। ये दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए A/, B/, C/, D कितना होगा? A/, B/, C/D कितना होगा? खुद से पहले सोचना है, पहले खुद से ही सोचना है। पहले क्या करना है मेरे बच्चों? खुद से ही सोचना है। पहले खुद से सोचो, उसके बाद आंसर पे आता है, उसके बाद आंसर पे आता है। भाई 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 चलो क्वेश्चन ज़रा फिर से लिख लो यार, क्वेश्चन ज़रा फिर से लिख लो। क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था ना? क्वेश्चन नंबर 2 था भाई 0.25 ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी इक्वल टू, क्या था? 2/5 था ना? 2/5 ऑफ डी इक्वल टू 1/10 बी सी ऑफ सी, 1/10 ऑफ डी। तो आपसे क्या पूछा गया था मेरे दोस्त? आपसे पूछा गया था A/, B/, C/D क्या होगा? ठीक है, यही पूछा गया है। आओ भाई ज़रा तुम इधर चले जाओ और शांति से बैठे रहो तुम। चलो कंसेप्ट समझते हैं कि जब इक्वल लिख के देता है, चीज़ों को जब इक्वल लिख के देता है, ज़रा कंसेप्ट क्लियर करवा दूं मैं आपका, समझना बड़े ध्यान से मेरी बात को बच्चों। अगर आपसे बोला गया है 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी, ए के साथ क्या है? 3 है, बी के साथ क्या है? 4 है, ठीक है? नहीं ऐसे समझो, ऐसे समझो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो आप इसको लिखते हो a डिवाइड बाई बी। क्या किया मैंने? b को इधर लेके आएंगे तो नीचे चला जाएगा, b को इधर लेके आएंगे तो a के नीचे चला जाएगा। इधर क्या बचा? 3 बचा। वैसे ही 2 को उधर लेके जाएंगे तो उसके नीचे चला गया, ठीक? यानी a और b का रेशियो क्या हो गया? 3:2। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, कि ए के पास 2 था और बी के पास 3 था जब चीज़ें इक्वल थी, लेकिन जब रेशियो में गए तो ए के पास 3 चला गया, बी के पास 2 चला गया। ए के पास 3 चला गया, बी के पास 2 चला गया। आई बात समझ में? मतलब चीज़ें रिवर्स हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं? रिवर्स हो जा रही हैं। चीज़ें क्या हो जा रही हैं मेरे दोस्त? चीज़ें रिवर्स हो जा रही हैं। तो जब भी इक्वल करके देगा, जब भी चीज़ें इक्वल करके देगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है? तो जब भी इक्वल का कंसेप्ट आता है तो चीज़ें क्या कर दो? रिवर्स कर दो। सीधे सीधे क्या कर दो? रिवर्स कर दो। सीधे सीधे क्या कर दो? रिवर्स कर दो। कैसे करना है देखो, ये 0.25 का मतलब होता है 25 डिवाइड बाई 100, मतलब 1/4, 1/4 ऑफ ए, ठीक? 30% का मतलब होता है सर 30/100, 30/100 कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/10 ऑफ बी, 2/5 ऑफ सी,
और 1/10 ऑफ डी। मैंने आपको अभी अभी बताया है, ये करने के बाद मैंने आपको अभी भी बताया है कि जब भी चीज़ें इक्वल में आती हैं, जब भी चीज़ें इक्वल में आती हैं और रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, तो सीधे सीधे चीज़ों को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। सीधे सीधे चीज़ों को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो ये जो 1/4 है इसको रिवर्स करो तो 4 बन जाएगा। 1/4 को रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये जो 3/10 है इसको रिवर्स करोगे तो सर 10/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10/3। ये जो 2/5 है इसको रिवर्स करोगे तो 5/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। उसके बाद ये जो 1/10 है इसको रिवर्स करोगे तो 10 बन जाएगा। फिलहाल रेशियो आया 4:10/3:5/2:10। क्या किया मैंने, जब भी चीज़ें इक्वल में दी जाती हैं, और रेशियो पूछा जाता है तो चीज़ें क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो। आंख बंद करके रिवर्स कर दो। चलो आगे चेक करते हैं। अभी भी ये प्रॉपर रेशियो नहीं है। क्यों, क्योंकि सर 3 और 2 तो बना हुआ है ना। हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 3 और 2 का कितना होगा, कोई ऐसा नंबर जो 3, 2 दोनों से डिविजिबल हो जाए, 6। पहला ही नंबर जो 3, 2 से डिविजिबल हो जाए, 6, यानी एलसीएम 6 होता है। हम सबसे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 6 और इंटू 6। डिनोमिनेटर को हटाना है तो एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए एलसीएम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। इधर बन जाएगा 24, इधर 3 से कैंसिल करो, 3 2 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20। रेशियो 2 से इसे कैंसिल करो, 3 5 ज़ा 15, और इधर क्या हो गया, 60। यानी रेशियो बन गया हमारा 24:20:15:60। क्वेश्चन के ज़रिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीख लिया। बड़े ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन के ज़रिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिया। ध्यान से समझ लीजिए पूरा का पूरा मैटर, बहुत ध्यान से क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन के ज़रिए हमने बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को सीख लिया। मतलब इक्वल से अगर रेशियो में आना है तो रिवर्स कर दो, इक्वल से अगर रेशियो में आना है तो रिवर्स कर दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारी चीज़ें रिवाइज करते चलो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और लॉजिक में बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। फिर से मेरा क्वेश्चन है 2/3 ऑफ A इक्वल टू 1/4 ऑफ B इक्वल टू 1/2 ऑफ C। तो बताइए A:B:C कितना होगा, A:B:C कितना होगा। सर अभी आपने बताया कि जब इक्वल दिया जाता है और रेशियो पूछा जाता है तो चीज़ें क्या कर देनी होती हैं, रिवर्स कर देनी होती हैं। तो ये जो 2/3 है इसका रिवर्स करोगे 3/2, 1/4 का रिवर्स करोगे 4, 1/2 का रिवर्स करोगे 2। ये हो गया रेशियो। लेकिन ये प्रॉपर रेशियो नहीं है सर। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 बाकी है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हटाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल होके 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा कितना, 4। यानी रेशियो हो जाएगा 3, 8 और 4। क्या हो जाएगा रेशियो, 3, 8 और 4। आई बात समझ में, 3, 8 और 4। क्लियर कर लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। रफ कर दें। चलिए आगे चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर करवाना है, बस कंसेप्ट क्लियर करवाना है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़े ध्यान से समझना। 1/3 ऑफ A is to
1/4 रेशियो नहीं, इक्वल टू 1/4 ऑफ बी इक्वल टू 1/2 ऑफ सी। तो ज़रा बताइए A/B/C कितना होगा? A/B/C कितना होगा? सर फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो फिर से वही है, इक्वल दिया गया है, इक्वल दिया गया है, चीज़ों को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। इक्वल दिया गया है, चीज़ों को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करके क्या लिखोगे? 1/3 का रिवर्स करोगे 3, 1/4 का रिवर्स करोगे 4, 1/2 का रिवर्स करोगे 2। सर रेशियो बन गया 3, 4 और 2। ठीक है, 3, 4 और 2। क्वेश्चन नंबर 5 यही लिखता हूँ मैं, समझना बहुत ध्यान से। 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C। तो बताइए A/B/C कितना होगा? A/B/C कितना होगा? A/B/C कितना होगा? समझना बड़े ध्यान से। सर फिर से वही क्वेश्चन दिया आपने, फिर से वही दिया जी। मैंने बार बार क्वेश्चन इसलिए दिया कि हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल दिया गया है, रिवर्स करेंगे तो सर 2 का रिवर्स करेंगे तो 1/2 आता है, बिल्कुल सही बोला आपने। 3 का रिवर्स करेंगे तो 1/3 आता है, बिल्कुल सही बोला आपने। और 4 का रिवर्स करेंगे तो 1/4 आता है, बिल्कुल सही बोला आपने। यानी रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4 का बन गया, बिल्कुल अच्छी बात है, बनेगा ही। ठीक, लेकिन सर ये प्रॉपर रेशियो तो नहीं हुआ ना, प्रॉपर रेशियो तो नहीं हुआ ना। प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए पहले 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम 2, 3, 4 का बन जाता है 12, क्योंकि 12 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। ठीक है, 12 बनने का मतलब सब में 12 से मल्टीप्लाई करना, सब में 12 से मल्टीप्लाई करना। सब में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। 6 से 2 से कैंसिल करोगे, 3 से कैंसिल करोगे और 4 से कैंसिल करोगे, यानी रेशियो 6, 4 और 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6, 4 और 3 आ जाएगा। बोलकर बिल्कुल सही कंसेप्ट है सर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या किया? एलसीएम निकाल ही रहे हो, फिर डिवाइड कर रहे हो। एलसीएम निकाल रहे हो और डिवाइड कर रहे हो, तो डायरेक्ट भी तो किया जा सकता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी तो किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड क्या है, बड़े ध्यान से समझना। A, B और C आप तुरंत देख लो, आप तुरंत देख लो। 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। क्या एलसीएम होता है? 12। क्या एलसीएम होता है? 12। अब इस 12 को बारी बारी से नंबर से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, इस 3 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, इस 4 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। आ गया, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही कंसेप्ट मैंने अब डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है, तो 6, 4 और 3 आ गया। आई बात समझ में? 6, 4 और 3 आ गया। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, एकदम सिंपल कंसेप्ट करवा रहा हूँ मैं। समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए, बड़े ज़रूरी है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और 6 में आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मेरे दोस्त, 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू ये है 4A इक्वल टू 5B इक्वल टू 2C। तो ज़रा बताइए A, B और C का रेशियो क्या होगा? A, B और C का रेशियो क्या होगा? मैंने बोला था ना, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि क्लास के बाद कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। आप आज से शुरू कर रहे हैं, 6 महीने पहले से शुरू किया है आपने, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मैथ्स में मास्टर बना दूंगा मेरे दोस्त। बस ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब सर डायरेक्ट मेथड आपने बता दिया, मुझे 4, 5 और 2 का एलसीएम चाहिए।
तो 4, 5 और 2 का एलसीएम सर क्या बनता है? सर इसका एलसीएम बनता है, देखो 2 और 4 का एलसीएम तो 4 होगा, 4 5 जा 20। मुझे पहला ऐसा नंबर चाहिए होता है जो सबसे डिविजिबल हो, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। या जो एलसीएम 20 है ना, इसी को डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। रेशियो क्या बन गया? 5, 4 और 10। अब तो डायरेक्ट कर ले रहा है सर, डायरेक्ट ही तो करवाना है भाई, तभी तो 30 सेकंड में सॉल्व होगा। नहीं तो कहानियां बताने वाले, महाभारत बताने वाले दुनिया में भरे पड़े हैं। एक क्वेश्चन करवाने के लिए ना रामायण जितनी कहानी बना देते हैं और बच्चा सोचता है कि भाई इससे अच्छा है, इससे अच्छा है तो चलो दूसरा कोई प्राइवेट नौकरी कर लो, कौन मगजमारी करेगा। 30 सेकंड में आंसर निकालना सिखाऊंगा, मास्टर बना दूंगा मेरे बच्चों, बस बड़े ध्यान से समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1/x टू 1/y टू 1/z इक्वल टू 3:5:6। तो ज़रा बताइए x:y:z कितना होगा? x:y:z कितना होगा? बताओ बड़े ध्यान से। समझो, अगर 1/x की वैल्यू 3 है, समझना बड़े ध्यान से, अगर 1/x की वैल्यू 3 है मतलब x की वैल्यू क्या लिखोगे? x उधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 1/3। सर ये तो रिवर्स हो रहा है, ये तो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स ही तो होता है। और जब रिवर्स होता है तो डायरेक्टली क्या करते हैं? एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे? 3, 5, 6 का एलसीएम। एलसीएम कोई ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो। मेरी नज़र में पहला नंबर 30 ही दिख रहा है जो तीनों से डिविजिबल होता है, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी। मतलब इस 30 को अब डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करो 10 आ गया, 5 से डिवाइड करो 6 आ गया और 6 से डिवाइड करो 5 आ गया। यानी रेशियो बन गया सर 10, 6 और 5। रेशियो क्या बन गया? 10, 6 और 5। आई बात समझ में? तो ये हो गया भाई हमारा पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन का, पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक। अब बेसिक हमने इतना अच्छे से तैयार कर लिया है, यकीन मानो जब हम वर्ड प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे तो इजी वाले क्वेश्चन 10 सेकंड, मॉडरेट वाले 20 सेकंड और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में। कितने सेकंड में भाई? सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में। आई बात समझ में? तो आज के वीडियो में भाई इतना ही। ये बेसिक बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। बच्चों, अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।